हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैग एकेडमी। मेरा नाम आशीष है और हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमी क्लास 10th का, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से बेसिकली इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप देश दुनिया हर चीज़ जो आपके आसपास में देखते हैं, आप जो सामानें खरीदते हो, जो सामानें पहनते हो, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली आप इस तरीके से मान लो कि अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज आपके आसपास में दिखती है, ठीक है, जो आप आईफोन के प्रोडक्ट्स अगर आप देखते हो, आईफोन के प्रोडक्ट्स देखते हो, सैमसंग के प्रोडक्ट्स देखते हो, फोन देखते हो, सबसे कॉमन चीज क्या है इंडिया में? फोन। अगर आप इन सारी चीजों को देखते हो और आपको समझ में आता है कि ये बनी कहाँ से, कहाँ आई कहाँ से, ठीक है, इंडिया में तो नहीं बनी। सैमसंग की कंपनी जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सैमसंग की देखोगे वो कोरिया की कंपनी है, एप्पल की कंपनी देखोगे वो यूएस की कंपनी है। इंडिया में कैसे आ गई, इतनी पॉपुलर कैसे हो गई वो इंडिया में? ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आप सोचते हो कि ठीक है यार, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, यहां से यूएस अपना सामान भेज देता होगा, हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, खरीदने और बेचने वाली चीज है, सिस्टम में नॉर्मली ट्रेड एंड कॉमर्स है। फिर भी ये चीज शुरू कहां से हुई, ये इस चीज के पीछे के रीजन कौन कौन से हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को इस चैप्टर में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी का कैसे हुआ, ये सबसे पहली चीज है कि एलपीजी 1991 में सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था, पूरा इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो गई हमारी। कैसे? उस पॉलिसी में ये जो जी है ये आपको ग्लोबलाइजेशन दर्शाता है। ठीक है, एल जो है वो आपको लिबरलाइजेशन और पी जो है आपको प्राइवेटाइजेशन दर्शाता है। तो बहुत डिटेल में हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन किस चिड़िया का नाम है, कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती हैं, क्या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबलाइजेशन के लिए सारी चीजें देखता है, समझता है। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें खरीदना हो, ठीक है, पहले अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो बहुत सारे चाइनीज ट्रेवलर आते थे। हिस्ट्री वगैरह में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अभी तक तो 10th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी ली होगी अच्छे से। तो हुइंग आ गए, फाहियान आ गए, ठीक है, ये लोग अपने जब साथ में घूमते फिरते थे तो कुछ सामान लेके आते थे। ठीक है, और जब कुछ सामान लेके आते थे, इवन जब बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स भी आए थे, मुस्लिम रूलर्स भी आए थे, उनके टाइम में बहुत सारे लोग आए थे, तो कुछ सामान लेके आते थे यहाँ से और यहाँ से कुछ लेके जाते थे। इवन हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे भी ये ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, कि उस समय एक मेसोपोटामिया नाम की एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, मेसोपोटामिया, एंड हमारे पास तो आईवीसी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। इन दोनों के बीच में भी ट्रेड होता था, कुछ सामान यहाँ से लाया जाता था, कुछ सामान वहां भेजा जाता था। तो क्या इसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं? ये बहुत ही इनिशियल फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इसे ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन में क्या अंतर है? ट्रेड का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कि यूएस से हम कुछ सामान मंगा रहा है, आईफोन मंगा रहा है या वो हार्ली डेविडसन बाइक मंगा रहा है, ठीक है, पहले के ज़माने में देखो कि वो 6-6, 7-7 महीने, 1 साल लग जाता था पहुंचने में। आज के डेट में आप अमेजोन पे सर्च करोगे ना, अमेजोन ऐप पे जाओ, amazon.com, इन नहीं, amazon.in इंडिया में चलता है, amazon.com जो है वो यूएस की, वहाँ यूएस में ये वेबसाइट इस्टेब्लिश्ड है। आप amazon.com से कोई सामान ऑर्डर करो, आपको फेडेक्स नाम की कुरियर सर्विसेज जो है वो 3 दिन 4 दिन के अंदर में वो सामान आपके घर इंडिया में डिलीवर करेगी। हाँ, बशर्ते आपको बीच में कुछ कस्टम ड्यूटी एयरपोर्ट पे देनी पड़ेगी। इतना आसान कैसे? अब तो वो ट्रेडर्स नहीं है ना, जो ट्रेडर्स घूम रहे हैं, लाके यहाँ मार्केट में छोड़ दिया और मार्केट में वो चीज खरीदोगी, ठीक है, नहीं, आप खुद से खरीद सकते हो और वो सामान आके आप तक पहुंचा के जाएगा। इस चीज को जब हम किसी भी ट्रेड एंड कॉमर्स वाली चीज, कोई भी चीज हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसको एक ही विलेज में बेच रहे हैं, ऐसा हमने कर दिया है कि एक ही गांव में इस घर से सामान उस घर में पहुंच रहा है, उस घर के सामान इस घर में पहुंच रहा है। जब हम किसी भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उसे एक विलेज के अंदर स्टैब्लिश कर देते हैं, जिसे हम ग्लोबल विलेज बोलेंगे, कि सब कुछ एक ही गांव के अंदर हो गया। पूरे वर्ल्ड को हमने एक गांव बना लिया, ग्लोबल विलेज, और उस विलेज में हम जहां मन चाहे वहां से खरीद सकते हैं, जहां मन चाहे वहां बेच सकते हैं। ठीक है,
कौन करते हैं, कौन इस चीज को प्रमोट करते हैं, क्यों प्रमोट करते हैं, रीजन क्या है इस चीज का, वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले कि कौन इसे करते हैं, तो अगर हम आज के डेट में सैमसंग की बात करें, आईफोन की, जो एप्पल कंपनी एप्पल की बात करें, तो एप्पल क्या करता है, एप्पल बेसिकली आईफोन बनाता है। ठीक है, और एप्पल जो कंपनी है वो देखो $1 ट्रिलियन की कंपनी है। 1 ट्रिलियन इतनी ज्यादा है कि किसी कंट्री की उतनी जीडीपी नहीं होगी। जीडीपी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी एक कंट्री के टेरिटरी में अगर प्रोड्यूस होती है उसे जीडीपी बोलेंगे। तो सोचो इतनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, वो भी 1 ट्रिलियन नहीं हो पाती है, लेकिन सिर्फ एप्पल जो एक कंपनी है उसकी अकेले की वर्थ जो है वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। ठीक है, अब एमएनसीज जो है मल्टीनेशनल कंपनी जिसे बोलते हैं, एमएनसीज ने ग्लोबलाइजेशन को बहुत प्रमोट किया। बेसिकली जो एमएनसीज हैं, ग्लोबलाइजेशन जो है वो एमएनसीज की ही दम पे चलती है। एमएनसीज ही हैं जो यहाँ के सामान वहां पहुंचाते हैं, वहां के सामान वहां पहुंचाते हैं। और यहाँ सिर्फ बात सामान की नहीं होती है, मैंने आपको क्लास 9th के चैप्टर 1 में बताया था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक हो गया लैंड, लेबर, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एंड कैपिटल। अब बताओ, जिसके पास $1 ट्रिलियन की कंपनी है उसको कैपिटल की आवश्यकता है क्या? नहीं, उसके पास बहुत पैसे हैं। उसको अब क्या क्या चीज चाहिए? उसको चाहिए लैंड, लेबर एंड ह्यूमन कैपिटल, ताकि वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि अगर किसी चीज को बनाने में आपकी जो लागत है, ये पेन बनाने में अगर आपको ₹5 लग रहे हैं, किस किस चीज में लगेंगे ₹5? आपने लैंड लिया हुआ है, उस पर फैक्ट्री बनाई है, लैंड खरीदा है ना, फैक्ट्री बनाई है, रेंट किया है, उस रेंट का कॉस्ट ऐड कर लो। आपने रॉ मटेरियल्स खरीद के लाए हैं, उसको ऐड कर दो। लेबर लेके आए हैं, उसको ऐड कर दो। और जब तीनों चीज को ऐड करके एक फाइनल गुड बनेगा, उसकी कितनी, एक पेन पे कितनी कॉस्ट लगी, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस पे थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके आप क्या कर दो, बेच दो मार्केट में। तो जब एमएनसीज को लगा कि भाई और कम करते हैं, आईफोन जो आज के डेट में आप यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख में देखते हो, उसको थोड़ा सा और कम करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके कहाँ जाना होगा जहां पे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। ठीक है, तो एमएनसीज ने सोचा कि यार ऐसे कंट्री चलते हैं जिस कंट्री में लेबर बहुत सस्ता हो। इट मीन्स कि इतनी पॉपुलेशन होना कि अगर कोई इंसान ₹200 दिहाड़ी मांगे, ₹200 डेली वेज मांगे, और कोई दूसरा बंदा बोल दे कि भाई मैं 150 में करने को रेडी हूं, तो मैं 150 वाले को हायर कर लूंगा। क्यों? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मारामारी बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतना आपको निगोशिएट करने में फायदा मिलेगा। तो उन लोगों ने चुना ऐसी कंट्रीज जहां पे बहुत पॉपुलेशन हो, जैसे एक हो गई चाइना, एक हो गई इंडिया। ठीक है, या ऐसी कंट्रीज जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बहुत कम है। इट मीन्स कि वहां के लोग जो है वो इतना ज़ारा नहीं पहनते हैं, ठीक है, H&M नहीं पहनेंगे, आईफोन यूज ही नहीं करेंगे, रिबॉक, पूमा जैसे ब्रांड जो शूज के होते हैं वो नहीं खरीदेंगे, पहनेंगे। ठीक है, वियतनाम, ठीक है, लाओस, ये सब कंट्रीज है, कंबोडिया, ये सब कंट्रीज जो हैं ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगी। आपको लैंड दे देगी अपने इलाके में कि भाई आओ यहाँ पे प्लीज एक फैक्ट्री लगाओ। क्यों देगी कोई भी कंट्री लैंड? ताकि अगर वहां पे अगर कोई फैक्ट्री आके लगती है तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार की समस्या है ही, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि एम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी समस्या है भारत में या किसी भी ऐसे कंट्री में जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ह्यूमन कैपिटल, इट मीन्स कि वैसी चीज जो इंसानों के दिमाग से चलती है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे आईआईटीएन जो होते हैं, आईआईटी से पास करो, फेसबुक में जॉब लग जाएगी, ठीक है, गूगल में जॉब लग जाएगी, यूएस बुला लेते हैं अपने पास, ठीक है, कि आ जाओ मेरे यहाँ जॉब करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सच में ग्रेटेस्ट ऑफ द माइंड जो है वो वर्क करते हैं, काम करते हैं। इंडिया में बहुत ग्रेटेस्ट ऑफ द माइंड है। तो ये सारी चीजें एमएनसीज अपने हित के लिए ये अलग अलग जगहों से लोग बुलाती है, अलग अलग जगहों पे जाके प्लांट्स लगाती है, वहां के लोगों को बोलती है कि यार मेरे यहाँ आके काम करो। उनको कम रुपए में काम करना पड़ता है, जिसके कारण से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। ये ग्लोबलाइजेशन चल रहा था।
अब देखो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज जब हम बात करते हैं, दूसरी उसी कंट्रीज की बात करते हैं, पहले क्या था, अब ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ। प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज, पहले इंडिया के विद इन या यूएस के विद इन। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड चल रहा था, वहां पे लंदन के विद इन ही बहुत सारी कंपनीज फैक्ट्रीज लगी हुई थी, ठीक है, लंदन में ही काम होता था, लंदन से ही सामान आदान प्रदान होता था, भेजे जाते थे, ट्रेड होता था, ठीक है। रॉ मटेरियल्स, फूड स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरी जगह से मंगाए जाते थे इंडिया से। इंडिया उन लोगों ने आके कॉलोनाइज किया था और यहाँ से वो रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे, लंदन में वो चीज बनती थी और फिर पूरी दुनिया में बिकती थी, या इंडिया में अगर उनकी एक मार्केट है तो इंडिया में लाके वो बेच देंगे। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंस कंट्रीज, कि किसी भी दूसरी कंट्री के अगर हम कनेक्शन की बात करें कि यूएस और इंडिया में क्या कनेक्शन था, तभी कौन कनेक्ट कर रहा था, लंदन और इंडिया में कौन कनेक्ट कर रहा था, तो ट्रेड ही था जो कनेक्ट कर रहा था। ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं थी। ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग ट्रेड, और जब ग्लोबलाइजेशन आता है, जब एमएनसीज आते हैं, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन आफ्टर इफेक्ट में हम देखेंगे कि कमिंग अप ऑफ द कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन मोर देन वन नेशन। यहां पे बात आ जाती है कि एक कहानी है ना कि लंदन में फॉर एग्जांपल एक ऐसी कंपनी है जो कपड़े बनाती, लिवाइस, मान के चलो लंदन में वो बेस्ड है। अब लिवाइस यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाती थी, वहां जीन्स बनाती थी, जीन्स को कलर करने के लिए उनको ब्लू कलर चाहिए होता था, तो इंडिया में वो इंडिगो प्लांटेशन करवाती थी। इंडिगो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है जो ब्लू कलर का होता है, उस ब्लू कलर के प्रोडक्ट को आप जीन्स में डालोगे तो जीन्स ब्लू कलर का हो जाता है, इसलिए लगातार लगभग जीन्स ब्लू कलर के ही होते थे, आपको लगभग ब्लू ही दिखते हैं, ठीक है। तो अब वहां पे उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई। अब उन्होंने सोचा कि यार यहां बनाएंगे और फिर कार्गो कार्गो भर भर के दूसरे कंट्रीज में भेजेंगे, टाइम लगेगा, उससे बेहतर ये है कि वहीं पे जाके फैक्ट्री बना देते हैं, वहीं पे बनेगी, वहीं पे बिकेगी। तो एमएनसीज ने क्या किया कि जो एक जगह पे इनका लोकेशन हुआ करता था और ये यहाँ पे भेजा करते थे, अब इन्होंने सोचा कि यहाँ भी एक फैक्ट्री लगा देते हैं, यहाँ भी एक फैक्ट्री लगा देते हैं, यहाँ भी एक फैक्ट्री लगा देते हैं, अब यही बनेगी, यही बिकेगी, और यहाँ के आसपास में छोटी छोटी कंट्रीज जो है वहां पहुंचने में इनको टाइम भी नहीं लगेगा। अब इंडिया है, इंडिया में कोई कंपनी अगर अपनी कपड़े की लिवाइस की फैक्ट्री लगा रखी है उन्होंने, श्रीलंका भेजने में टाइम थोड़ी लगेगा, बांग्लादेश भेजने में टाइम थोड़ी लगेगा, ठीक है, पाकिस्तान भेजने में टाइम थोड़ी लगेगा, ठीक है। अब लंदन से यहाँ इन सब जगहों पे आने में टाइम लगेगा इनको, तो यहाँ पे एमएनसीज घुसती हैं और इन्होंने बोला कि ठीक है, ट्रेड जब हम क्या करते थे तो टाइम टेकिंग था, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता था, अब हम वहां जाके प्रोडक्शन करेंगे और वहीं जाके सामान बेचेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस पे जाएंगे तो वहीं के लोगों को हायर कर लेंगे और थोड़ा मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। एमएनसीज क्या होती है, देखो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर द लार्ज कंपनीज विच ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, ठीक है। दे सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर they can get cheap labor and other resources so that they can earn greater profit। जो मैंने बताया बस वही है कि जितनी अलग अलग कंट्रीज में आप स्टैब्लिश रहोगे, जितनी अलग अलग कंट्रीज में आप अपनी फैक्ट्रीज बनाओगे, वहां से लेबर उठाओगे, वहां से लैंड ऑक्युपाई करके फैक्ट्रीज बनाओगे, आपको उतना सस्ता पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज एक स्टोरी है आपके एनसीईआरटी में, देखो स्प्रेड ऑफ प्रोडक्शन बाय द एमएनसीज, कि एमएनसीज ने प्रोडक्शन को इतना ईज कर दिया ना कि आप देखोगी बहुत दो तीन चीजें होती हैं। एक ग्लोबल वैल्यू चेन, ये क्या होता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे चाइना है, ठीक है, यहाँ पे यूएस है, और यूएस बहुत बड़ी, यहाँ पे यूएस में एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसने यूएस में अपनी 10-12 फैक्ट्रीज लगा रखी है, बहुत पैसे उनके पास में। उसके बाद वो क्या करेंगे, उनको और थोड़ा सा प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना होगा, और ज्यादा उनको लालच आएगा, ग्रीड आएगा। अब वो सोचेंगे कि हम चाइना चलते हैं, ठीक है, चाइना जाके वो यहाँ पे एक लैंड लेंगे, यहाँ पे बहुत चीप लेबर मिलते हैं, तो चीप लेबर इन्होंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो इन अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे। हम आईफोन की बात कर रहे हैं, आईफोन का कैमरा यहाँ बनेगा, ठीक है, आईफोन का जो मेटल साइड होता है वो यहाँ बनेगा, आईफोन की अंदर की जो मदरबोर्ड होती है वो यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने सोचा कि ठीक है, इंडिया में भी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं
और यहाँ पे हम क्या करेंगे मालूम है, असेंबल करेंगे। असेंबल मतलब चाइना से सारी की सारी सामान इंडिया पहुंचेगी, कैमरा बन के पहुंच गया, मदरबोर्ड बन के पहुंच गया, साइड में वो फ्रेमिंग अच्छे से बन गया पहुंच गया, बॉडी पार्ट्स बन के पहुंच गए। अब इंडिया में उसको असेंबल किया जाएगा, उस सारी चीजों को मिला के फाइनल प्रोडक्ट एक आईफोन बन के तैयार। तो आप बोलोगे यार आईफोन इंडिया में जब असेंबल होता है तो इतना महंगा क्यों मिलता है? इंडिया में असेंबल होता है, आज भी उसको बेचने की जो पूरी की पूरी पावर है वो उसी कंपनी के पास है जो इसकी पेरेंट कंपनी है यूएसए। यूएसए में जो कंपनी बेस्ड है एप्पल, वो सिर्फ अलग अलग जगहों से काम निकलवा रही है, ठीक है। वो चाइना में उसने अलग अलग फैक्ट्री सेट करके ये सारी चीजें बनवा ली, इंडिया में फैक्ट्री सेट करके इन सारी चीजों से असेंबल करवा लिया, लेकिन बनने के बाद वो प्रोडक्ट्स वहां पे प्राइस डिसाइड होगा यूएस में बैठ के और उसी प्राइस पे बिकेगा, ठीक है। अब देखो एक साथ में 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। अब फॉर एग्जांपल इंडिया ने क्या किया कि बना तो दिया, असेंबल तो कर दिया। अब इंडिया से बगल में है वियतनाम या बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश में वो सामान पट से पहुंच जाएगा अगले दिन, कि उन्होंने एक डेट लॉन्च किया। आप सबको भी पता होगा कि आईफोन आता है तो एक डेट लॉन्च हो जाता है कि 15 सितंबर को आईफोन 16 लॉन्च होने वाला है, ठीक है। अभी वीवो वगैरह का कोई फोन लॉन्च होने वाला है, उसने डेट अनाउंस कर दिया कि 4 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, ठीक है। बताओ कि 4 जनवरी को लॉन्च उन्होंने डेट कैसे रखा है और उनको कैसे पता कितने बंदे आएंगे खरीदने के लिए? उन्होंने अपने सेटअप्स बना रखे हैं नियरेस्ट कंट्रीज में, हर कंट्री के आसपास में उन्होंने एक अपना फैक्ट्री बना रखा है, एक असेंबलिंग सेंटर बना रखा है जहां पे बहुत सारी ऑलरेडी हैं कि रातों रात वो कार्गो शिप से पहुंचा देंगे, फ्लाइट से पहुंचा देंगे वहां पे जितने आईफोन की आपको रिक्वायरमेंट है वहां पे, ठीक है। अब इतनी सारी कंट्रीज जब एक साथ में मिल के ट्रेड करती हैं, एक साथ में एक ही गांव की तरह बिहेव करती है, ग्लोबल विलेज की तरह बिहेव करती हैं, इसी सिनेरियो को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। उसका फर्स्ट फैक्टर क्या देखा कि किसने ग्लोबलाइजेशन को रेस में लाया? पहली चीज है वो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स designs its product in research center in the United States and then has the component manufactured in China. These are then shipped to Mexico and Eastern Europe where the products are assembled and the finished products are sold all over the world. Meanwhile, the company's customer is carried through call centers in India. अब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका कैमरा खराब हो गया आईफोन का, आप फोन करोगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे कॉल सेंटर, बीपीओ जिसे बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉल सेंटर्स इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हैं और वो फोन पे इंग्लिश में बात करते हैं कि हाय दिस इज डेविड, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। ये चीजें इंडिया में उन्होंने कॉल सेंटर्स एस्टैब्लिश कर रखे हैं। अब बताओ इतनी एक फोन बेचने के लिए इनको इतनी सारी कंट्रीज की मदद लेनी पड़ रही है, इतनी सारी कंट्रीज में इन्होंने अपने फर्म्स एस्टैब्लिश कर रखे हैं। ये है ग्लोबलाइजेशन। आप देखो आज के डेट में जो चीज खरीद लो, पहन लो, कुछ भी कर लो, आपको कहीं ना कहीं उसमें किसी दूसरी कंट्री का हस्तक्षेप दिखेगा। चाहे वो इंडिया भी कोई चीज प्रोडक्ट बना रही है, उसके रॉ मटेरियल्स ही हो सकता है वो चाइना से मंगाए। आप जो दवा खाते हो, मेडिसिन खाते हो, उस मेडिसिन को बनने में ना एक इंग्रेडिएंट लगता है, एपीआई बोलते हैं उसे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। इंडिया में जितनी भी दवाइयां बनती है ना, उसका 64% जो है चाइना से ये प्रोडक्ट आता है। आप पैरासिटामोल खा लो, सैरिडोन खा लो, डिस्परिन खा लो, पेट खराब है नॉर्फ्लॉक्स खा लो, कुछ भी खा लो, चाइना में उसके रॉ मटेरियल्स बनते हैं और वो इंडिया आती है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का ये इफेक्ट है, ग्लोबलाइजेशन की ये देन है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, अगर प्रोडक्शन की हम बात करें तो इतना कॉम्प्लेक्स है क्या, यूएस में बन रही है, यहां बना रहे वहां बना रही, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ना ये, कि आप देखोगे कि प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे, द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। जैसे चाइना में क्या एडवांटेज है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वहां पे, इतनी पॉपुलेशन है ना कि एक इंसान आज बीमार पड़ गया, 4 इंसान बोलेंगे कि सर वो बीमार पड़ गया था, मैं काम कर दूं क्या यहाँ पे, 100 रुपए कम में काम कर दूंगा, इतनी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे इनको चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन भी मिल जाते हैं और चीप मैन्युफैक्चरिंग लेबर्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। लैंड एंड लेबर का सॉर्टेड हो गया यहाँ पे। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप क्या करता है, इनके लिए मार्केट प्रोवाइड करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया को क्यों ऑक्युपाई किया था, ताकि उनको एक मार्केट चाहिए था अपना सामान बेचने के लिए।
उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम चीजें क्यों बताना लोगों को स्टार्ट किया, ताकि वहां पे जब जीन्स बिके ना, वहां पे जीन्स बने ना, लंदन में जीन्स बने, तो वो जीन्स जब इंडिया आए ना तो हर लोग जीन्स खरीदे, आज भी लोग धोती कुर्ता में ना घूमे। उन्होंने पूरी की पूरी अपनी मार्केट बना ली थी, पूरा का पूरा जो उनका बेस था ना वो इकोनॉमी ही तो था। इंडिया को कॉलोनाइज करने का उनका रीजन यही था कि उनको इस जगह को अपना इकोनॉमिक मार्केट बनाना है, ठीक है। तो मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप क्या करता है, मार्केट देता है यूएसए एंड यूरोप को। अब इंडिया क्या करता है, इंडिया का यहाँ पे क्या योगदान है, इंडिया में बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर्स है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे आप 15-16-20 हजार रुपए दो किसी को और बोलो कि यार इंग्लिश में बात करनी है बस, ठीक है, तुमने इंजीनियरिंग की हुई है, बस इंग्लिश में बात करने आता ही होगा तुमको, इंग्लिश में बात करके अपना नाम डेविड मैक्सवेल बता दो, डेविड वॉर्मन बता, कुछ भी बता दो और बस उनको सॉर्ट कर दो, ठीक है। एक्सेंट तुम्हें यूरोपियन एक्सेंट, यूएसए के एक्सेंट यूज करना है, उनको बेसिकली उनके काम दाम को सॉर्ट करना है, उनकी जो भी समस्याएं हैं। तो इंडिया में आपको स्किल्ड इंजीनियर्स और इंग्लिश स्पीकिंग यूथ मिल जाएंगे। तो एक कंपनी जिसको पूरी की पूरी अपनी सिस्टम सेटअप चलाने के लिए, जो सिर्फ एक कंट्री पे ही बेस्ड है, यूएसए में बेस्ड है, उसने कितनी अलग अलग कंट्रीज की मदद ली, चाइना जैसी कंट्रीज की मदद ली, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप जैसे कंट्रीज की मदद ली अपनी मार्केट फैलाने के लिए, और इंडिया की मदद ली यहाँ से स्किल्ड इंजीनियर्स और इंग्लिश स्पीकिंग यूथ जो कि बीपीओ वगैरह में कॉल सेंटर्स में काम करेंगे, उनको हायर करने के लिए, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस का क्या फायदा है, इस प्रोसेस का ये फायदा है कि ये आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देगा, ठीक है। अलग अलग, अब यूएसए में इतनी ज्यादा मतलब अभी ये ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन कैपिटल, ये सब चीजों की इतनी ज्यादा वैल्यू है ना ह्यूमन, कि आप वहां पे 500 रुपए किसी को दोगे ना, ये भाई 500 रुपए में काम कर दे पर डे, बोलेगा भाई नहीं करूंगा। पर इंडिया में 500 रुपए दो किसी को, दौड़ के 100 लोग आएंगे काम करने के लिए, ये डिफरेंस है, इसलिए दूसरी कंपनीज दूसरे कंट्रीज में जाती हैं। अब इंटरलिंकिंग अगर करना है हर कंट्रीज में, अगर हम इतनी सारे प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं हर कंट्रीज में, हम इतनी सारी फैक्ट्रीज चला रहे हैं, अपने सेटअप कर रहे हैं हर चीजों को, तो कुछ इंटरलिंकिंग कैसे, इंटरलिंकिंग कौन करता है, पहली चीज एमएनसीज करती है। इंटरलिंकिंग कैसे करती है, फैक्टर्स एमएनसी कंसिडर बिफोर सेटिंग अप एनी प्रोडक्शन यूनिट। एमएनसीज अगर किसी भी दूसरी कंट्री में जाती है तो कौन कौन से फैक्टर्स को वो कंसिडर करती है कि इस कंट्री में मैं लगा सकता हूं। पहली चीज कि ये मार्केट से क्लोज है कि नहीं है, ठीक है। अब इंडिया में अगर उन्होंने आईफोन की असेंबलिंग यूनिट को सेटअप किया है, ठीक है, आईफोन असेंबल इंडिया में हो रहा है हैदराबाद में, तो आप सोचो कि क्या फायदा होगा यहाँ पे अगर वो असेंबलिंग यूनिट को सेट करके चाइना में सामान बेचेंगे तो कोई फायदा है क्या, नहीं। उन्होंने इंडिया में इसलिए सेट किया क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर नहीं कुछ तो 2-3 लाख लोग तो खरीद लेंगे आईफोन, ठीक है। पहली चीज कि क्लोज टू द मार्केट है कि नहीं है। दूसरी चीज, इज देयर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट द लो कॉस्ट और नॉट। इंडिया में देखो दोनों है, स्किल्ड लेबर तो है ही, इंजीनियरिंग कर करके सब अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, उनको बोलो इंग्लिश बोलने के लिए वो बोल देंगे इंग्लिश, जाके बीपीओ कॉल सेंटर्स में काम कर देंगे उनके लिए। और अनस्किल्ड लेबर, अगर उनको फैक्ट्री में चाहिए ना कि कोई ऐसा डब्बा पैक करने वाला चाहिए, जल्दी जल्दी डब्बा पैक कर दे, डब्बे पे सेलो टेप लगा दे, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर्स उनको चाहिए, ये चाहिए, वो भी इंडिया में अवेलेबल है। तीसरी चीज, वेदर द एबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एश्योर्ड और नॉट। अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल उनके पास बहुत है, $1 ट्रिलियन की उनकी कंपनी की वर्थ है टोटल, तो कैपिटल तो उनको कोई जरूरत नहीं है। ह्यूमन कैपिटल, लैंड एंड लेबर, लेबर उनके पास इंडिया में मिल रहा है। लैंड फैक्टर्स ऐसा है कि अगर कोई ऐसी कंट्री है कि फॉर एग्जांपल वियतनाम, ठीक है, वियतनाम की जो जीडीपी है ना, वो जीडीपी एप्पल की टोटल वर्थ से मतलब 10% भी नहीं होगी। अब इतनी बड़ी कंपनी अगर आपके कंट्री में पहुंच रही है और बोल रही है कि यार मेरे को यहाँ पे कुछ सेटअप करने दो, फैक्ट्री लगाने दो, क्या फायदा दोगे, वो कभी मना कर सकता है कि उसको पता है कि ये कंपनी यहाँ आएगी ना तो यहाँ पे कम से कम 1 लाख लोगों को जॉब देगी, प्लस थोड़ा सा ऐसा मेरा भी स्टैचर बढ़ेगा, मैं अगर इनको अच्छे सुविधाएं प्रोवाइड कर सकूंगा तो और दूसरी कंपनीज भी आएंगी और वो भी 1-2 लाख लोगों को जॉब देगी, मेरे कंट्री के जितने भी लोग हैं उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। तो आप वियतनाम में देखोगे कि जितना भी ये जो पूमा, एडिडास, रिबॉक, ये जितने भी कंपनीज के शूज आप पहनते हो ना,
ये सारे शूज कहाँ बनते हैं मालूम है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे कंट्रीज में बनते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ब्रांडिंग लग जाती है रिबॉक की, पूमा की, एडिडास की, और ये मार्केट में उस हिसाब से बिकते हैं। अभी इतनी बड़ी कंपनी है, मान के चलो कि 500 बिलियन डॉलर की वर्थ है ये कंपनी। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये पूरा हर एक चीज सेट करती है कि जूते में ये क्वालिटी होनी चाहिए, अगर ये क्वालिटी नहीं है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। और हर कंट्री इनकी बात मानती है। क्यों मानेगी? क्योंकि उनको पता है ये फायदा पहुंचा रही है उस कंट्री को, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप सबने इनकम टैक्स के बारे सुना ही है। इंसानों से लिया जाता है अगर आप जितना इनकम करते हो, ठीक है। आप 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, कुछ परसेंटेज देने हैं, 20 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, कुछ परसेंटेज आपको सरकार को देने हैं। तो जिस तरीके से इंडिविजुअल से इनकम टैक्स लिया जाता है, वैसे ही हर कंपनी से एक कॉर्पोरेशन टैक्स लिया जाता है, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या इंडिया भी लेती है? हाँ, इंडिया में जितनी भी कंपनीज है सब देती है कॉर्पोरेशन टैक्स। इवन इंडिया में बाहरी कंपनी जो है वो भी कॉर्पोरेशन टैक्स देती हैं, ठीक है। अब यहां पर बात यह है कि अगर मैं इस कॉर्पोरेशन टैक्स को 25% रखूं, ठीक है। अब इनकम टैक्स में तो ये थोड़ा है कि 10 लाख से कम कमाओगे तो कम पैसे लगेंगे, 20 से कम कमाओगे तो कम पैसे लगेंगे। पर कंपनीज तो बहुत कमाती है ना, उनका एक फिक्स है कि तुम इतने से ज्यादा कमाओगे तो 25% देना है। अगर हर कंट्री, अगर इंडिया जैसी कंट्री, उसने बोला कि मैं 25% टैक्स लूंगा अगर तुम यहाँ पे सेटअप करोगे, ठीक है, कोई कंपनी यहां आना चाहेगी नहीं। उनको लगेगा कि जितना कमाओगे 25% इनको दे देना होगा। तो हमें ज्यादा कंपनीज अगर इंडिया में स्टैब्लिश करनी है तो हमें सबसे पहला चीज क्या करना होगा? हमें इस टैक्स को कम करना होगा। बहुत बढ़िया, हमने कर दिया। निर्मला सीतारमण अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 18% कर दिया कि ठीक है भाई 18% ही टैक्स देना, तुम कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां पे एक और कैच आया। क्या कैच आया? कि वियतनाम ने 15% कर दिया। और जितनी कंपनीज जब कोविड-19 के बाद में चाइना से उठ के शिफ्ट कर रही थी दूसरी जगह पे, तो उनको हमारे पास ऑप्शन था कि हम या तो इंडिया बुला सकते हैं या वो कंपनीज जहां सस्ता पड़ेगा वहां जा सकती हैं। हमने 18% कॉर्पोरेशन टैक्स कर दिया कि इंडिया आओगे ना तो हम तुम्हें 18% टैक्सेस देंगे और भी फायदे देंगे, बहुत सारे फायदे, जैसे लेबर लॉस को थोड़ा लाइट कर देंगे, ठीक है। और भी जैसे कि तुम अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज कर रहे हो तो थोड़ा सब्सिडाइज कर देंगे उस चीज को। पर वियतनाम ने इससे भी अच्छा ऑफर दिया उनको। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, अब देखो आईफोन की जो फैक्ट्री चाइना में लगी हुई थी वो उठ के चली गई वियतनाम में, वहां पे उन्होंने 15% कॉर्पोरेशन टैक्स ले लिया। बोला भाई 15% दो, आराम से जिंदगी जियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ये जो चीज है ये लैंड वाला फैक्टर है। लैंड वाला इट मींस कि अगर मैं फैक्ट्री मुझे कहीं स्टैब्लिश करनी है तो मुझे लैंड चाहिए होगा ना। लैंड मैं कहां लगाऊंगा? किसी दूसरी कंट्री में जा रहा हूं तो उसी कंट्री में लगाऊंगा, पानी के अंदर तो लगाऊंगा नहीं। उस कंट्री में अगर मैं फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूं तो उस कंट्री को टैक्स देना होगा, और उस कंट्री को टैक्स देना होगा तो टैक्स यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स 18% ना करके वियतनाम ने 15 कर दिया, और सारी की सारी कंपनीज वहां जाके स्टैब्लिश्ड हो गई, ठीक है। तो कौन से अलग फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वहां पे किस हिसाब से अवेलेबल है, कॉर्पोरेशन टैक्स कहां देना होगा, लेबर लॉस किस तरीके, बहुत स्ट्रिक्ट है। कहीं किसी किसी कंट्रीज में जाओ लेबर लॉ इतने स्ट्रिक्ट है, यूएस में लेबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप 5-6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते हो किसी इंसान से। अब बताओ यार, 5-6 घंटे के लिए किसी को $500 देना चाहिए क्या? नहीं। इंडिया में 12 घंटे काम करवा लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेबर लॉज उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, इसीलिए कंट्रीज ऐसे, कंपनी जो है ऐसे कंट्रीज में आना प्रेफर करती हैं। MNCs might look for government policies that look after their interest, और MNCs ये भी देखती है कि उस कंट्री की गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है। ये जो 18% 15% मैंने बताया, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, कि गवर्नमेंट आपसे कितना % टैक्स चार्ज करेगी। पहली चीज, वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये भी हो सकती है कि कितने लेबर लॉज आप यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप किस एरिया में लगाओगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन में मैं सब्सिडाइज दे दूंगा। जो फ्रीट होता है, आप यहाँ से कार्गोज वगैरह कहीं कहीं सेंड करोगे तो उसमें इक्वलाइजेशन ला के दे दूंगा, एक लिवाई लगा दूंगा, फ्रीट इक्वलाइजेशन लिवाई लगा दूंगा, ठीक है, जो कि आपको सस्ता पड़ जाएगा। आप कॉस्ट कट करने के लिए आ रहे हो ना, मैं और कॉस्ट कट करवा दूंगा। ये सारे फायदे कोई भी कंट्री ऐसी बड़ी बड़ी MNCs को देती है कि प्लीज मेरे यहां आ जाओ, ठीक है। अब हैविंग assured of these conditions, MNCs जो है वो इन सारे जगहों में, कंट्रीज में जाती है, ठीक है।
अब यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है कि जाति है वहां पे, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे। अगर उस अब हम इतने दिनों से एमएनसीज, इतने देर से एमएनसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि जिस कंट्री में वो जाके स्टैब्लिश हो रही है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन की कंपनी है, वहां से वो सामान उठा के अपना सारा किसी दूसरे कंट्री में जाके बैठ रही है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आके बैठ रही है। अब इंडिया में वो लाके अब फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, 2-3 करोड़ की जमीन खरीदी, 2-3 करोड़ रुपए उसने लगाए वहां पे फैक्ट्री सेटअप करने में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट या बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, क्या क्या नहीं लगा दी। अब ये जो भी चीजें यहाँ पे लाके उसने इन्वेस्ट किया है, ये इंडिया की इन्वेस्टमेंट तो है नहीं ना, ये बाहर से आ रही है, फॉरेन से आ रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अगर हमें अपनी कंट्री में कोई भी ग्रोथ लाना है, ठीक है, अगर थोड़ा सा क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट लाना है, तो हम हमेशा से बाहरी कंट्रीज, अच्छे कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट करते हैं, बुलाते हैं, क्या हो जाओ भाई प्लीज यार थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करो यहाँ पे आके, ठीक है। रिसेंटली आपने सुना होगा ना, फ्लिपकार्ट, सबको पता है फ्लिपकार्ट, घर घर में, हर घर के फोन में होगा। फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी थी। वॉलमार्ट एक यूएस की कंपनी है, वॉलमार्ट, ठीक है। तो वॉलमार्ट ने क्या किया, फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। अब वॉलमार्ट की जो पेरेंट कंपनी है वो क्या है, वॉलमार्ट। अब इसने क्या किया, ये जो पैसे उसने इंडिया में लगाए, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये एक तरीके से। उसने खरीद लिया, उसने बहुत सारे पैसे लगाए, उसने हर चीज को सुधार दिया, कस्टमर सर्विस सुधार दिया। अब कोई दिक्कत हो फोन करो, फट से फोन लगेगा। पहले उनके पास फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर केयर वाले बंदे रहते थे, तो आप फोन करोगे आधे घंटे तक बिजी है, लाइन पे वेट करा रहे हो आपको, नहीं। अब जैसे ही और पैसे वॉलमार्ट ने डाल दिए ना फ्लिपकार्ट में, अब इन्होंने 1000 बंदे हायर कर लिए। अब आपको कोई प्रोडक्ट में दिक्कत है, सर मैं जूते का साइज छोटा हो गया है, फट से फोन लगाओ, उठा लेगा, हाँ सर मैं बदल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप फॉरेन इन्वेस्ट कर रहे हो, जितने पैसे बाहर से लाके कंट्री में डाल रहे हो, तो कंट्री के लोगों को सुविधा पहुंचा रही है, ठीक है। तो एमएनसी जब आती हैं वापस तो इंडिया में, फॉर एग्जांपल हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि इंडिया जब पहुंचती है कोई भी एमएनसी, तो कितने तरीके होते हैं जिसमें वो यहां पे आके अपने पांव इस्टेब्लिश कर सकती है। 3 तरीके। पहला कि जब वो इंडिया पहुंचेगी तो पहला तरीका है कि वो यहां की किसी लोकल कंपनी से टाई अप कर लेगी। कैसा टाई अप कर लेगी, क्यों कर लेगी, रीजन कि एप्पल ऐसी कंपनी है, एप्पल फॉर एग्जांपल आज सबको पता है पॉपुलर है, 2004-5 की बात करो, 4-5-6 में कोई उतनी पॉपुलर नहीं हुआ करती थी। तो अगर वो इंडिया में आती और अपने फैक्ट्री सेटअप कर लेती, सब कुछ कर लेती, कौन खरीदता यार उनके फोन, पता ही नहीं था फोन, एप्पल उतना नाम ही नहीं था इस चीज का, कोई नहीं खरीद पाता। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि इंडिया में कोई ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे फोन बनाती है। फोन तो ठीक है, थोड़ा अनरिलेटेड एग्जांपल से 2005-6 के हिसाब से हम कार का एग्जांपल लेते हैं कि फोर्ड मोटर्स यूएस की कंपनी है। फोर्ड मोटर्स मैंने आपको हिस्ट्री के एनसीईआरटी में बताया था कि हेनरी फोर्ड थे, उन्होंने असेंबली लाइनअप सेटअप स्टार्ट किया था, किस तरीके से एक ही साथ में बहुत सारी कार की प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। फोर्ड मोटर्स को इंडिया पहुंचना है, कार अपनी यहाँ पे पांव जमाना है। अब इंडिया अगर पहुंचेगी और जैसी मन वैसी कार बना के मार्केट में बेचेगी, कौन खरीदेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे आके यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है महिंद्रा, अब सबको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, आनंद महिंद्रा की है, ठीक है। अब महिंद्रा कंपनी से उसने टाई अप कर लिया। पहली चीज क्या फायदा मिलेगी कि महिंद्रा का ऑलरेडी एक मार्केट बेस है इंडिया में, महिंद्रा को लोग पहचानते हैं, ठीक है। तो महिंद्रा को पहचानते हैं तो महिंद्रा अगर कोई चीज लोगों को बोलेगा खरीदो, अच्छी चीज है, तो लोग खरीद लेंगे, पहली फायदा। दूसरा फायदा कि महिंद्रा को क्या फायदा होगा, उससे महिंद्रा को यह फायदा होगा कि कोई भी लोकल कंपनी इंडिया में वो जिंदगी भर नहीं रहना चाहती है। जब फोर्ड इंडिया में पहुंच रही है तो इंडिया वाले भी सोचेंगे ना कि कभी यूएस जाके अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ले। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि चीजें बस आ रही हैं, जा भी तो रही है, इंडिया की भी कंपनीज बाहर जा रही है। तो महिंद्रा सोचेगी कि यार अगर मैं किसी फॉरेन कंपनी से टाई अप कर लूंगा तो क्या फायदा होगा कि मैं भी कभी दूसरे कंट्रीज में जाके अपनी कारें बेच पाऊंगा। तो महिंद्रा को फायदा ये हुआ। दूसरी चीज कि अगर कोई एडवांस कंपनी अपने से लोअर एडवांस कंपनी में के साथ टाई अप कर लिए तो लोअर एडवांस कंपनी जो है ना उसको टेक्नोलॉजी मिलेगा, उसको नई टेक्नोलॉजीज
मिलेंगी ताकि वो और ज्यादा इंप्रूव कर सके, फायदा पहुंचाए, वहां उसको फायदा मिल सके। ठीक है, तो कौन कौन सा वेज है through which MNC set up their productions are MNC set up production jointly with some of the local companies of these countries। ठीक है, why? ये सारे रीजंस है कि अगर उनको यहाँ पांव जमाना है, उनको यहाँ पे लोगों के बीच में पॉपुलर होना है, तो लोकल कंपनीज ऑलरेडी वहां पे बैठ के इतने सालों से कर चुकी हैं, उनके साथ में हाथ मिला लो, सब पहचान जाएंगे आपको। ठीक है, बेनिफिट लोकल कंपनीज को क्या है, एक कि इनको एडिशनल बेनिफिट्स मिलता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स मिलता है, बहुत पैसे डालते हैं ना वो। ठीक है, टाई अप करते हैं तो बहुत पैसे डालते हैं, और जितने पैसे डालेंगे, अब महिंद्रा की एक जगह पे कार बिकती थी, आपको महिंद्रा की कार लेनी है, आपको 18 किलोमीटर दूर एक जिले के हेडक्वार्टर में महिंद्रा का शोरूम है, वहां जाके आपको कार खरीदनी पड़ती थी। महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट आ गई, महिंद्रा ने अब हर 5-5 किलोमीटर पे 4 और अलग अपनी शोरूम डलवा ली। ठीक है, अब आपको महिंद्रा की कार खरीदनी है तो जाओ 5 किलोमीटर पे महिंद्रा का शोरूम है, खरीद के आ जाओ। MNCs might bring with them the latest technology of the production। MNCs अपने साथ क्या लेके आती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेके आती है। ठीक है, बेनिफिट MNCs के लिए क्या बेनिफिट होता है कि इनको लोकल कंपनीज के साथ में एक पार्टनर मिल गया, पार्टनर मिल गया तो अब साथ में चलेंगे तो लंबा रास्ता तय कर पाएंगे, अकेले चलेंगे तो रास्ता तय नहीं कर पाएंगे लंबा। दूसरा तरीका ये है कि खरीद लो, खा जाओ पूरा। ठीक है, कि कोई बड़ी कंपनी बहुत पैसे लेके आ रही है और यहां पे एक कंपनी है, उसको पूरी तरीके से खरीद लेगी। ठीक है, पूरा खा जाएगी उसको, इतने पैसे से उसको पूरा खरीद लेगी। हुआ है, MNCs buy up local companies and then expand productions। MNCs with huge wealth normally do this। क्या हुआ था 1995 के आसपास में कि एक पारख फूड करके कंपनीज थी जो क्या करती थी, बेसिकली ऑयल बनाती थी, सोयाबीन ऑयल। ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स बनाती थी। इसको एक कारगिल फूड बोल के कंपनी थी, इसने खरीद लिया, पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया। ये दूसरा तरीका है, MNCs जो है दूसरी कंट्रीज में जाती हैं तो पहला तरीका पार्टनरशिप कर लो वहां के लोकल कंपनी से, दूसरा तरीका पूरी तरीके से खरीद लो, खा जाओ उसको। ठीक है, अब ये क्यों करती है MNCs, देखो पहली चीज कि अब जैसे फ्लिपकार्ट है, अब फ्लिपकार्ट पूरे इंडिया में बहुत फेमस, हर घर घर में पहुंचा हुआ है, साबुन से लेकर कार, वॉशिंग मशीन, कार तो नहीं, वॉशिंग मशीन और टेलीविजन, ये सब डिलीवर करता है, सबको पता है फ्लिपकार्ट के मामले में। अब अगर वो इंडिया आएगा, फ्लिपकार्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करेगा पार्टनरशिप के हिसाब से, तो पहली चीज कि यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी कुछ इसके जो मैनेजमेंट के लोग होंगे, फ्लिपकार्ट के इंडियन मैनेजमेंट, वो रोक टोक करेंगे, बोलेंगे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये इंडिया के खिलाफ है, यहाँ नहीं, ये मत करो, वो मत करो। तो उसने क्या किया कि इतने पैसे डाले और फ्लिपकार्ट को पूरी तरीके से खरीद लिया। इट मीन्स कि अब मैनेजमेंट जो है वो यूएसए का मैनेजमेंट हो गया, वॉलमार्ट जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट हो गया। अब वॉलमार्ट चाहेगी ना कि फ्लिपकार्ट ऑनलाइन ना रहे, फ्लिपकार्ट क्या रहे, फ्लिपकार्ट अब ऑफलाइन फिजिकल सेंटर्स भी बना दे। इट मीन्स कि दुकानें खोल के भी फ्लिपकार्ट की बैठ सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। क्यों, उसकी मर्जी, उसने पूरी तरीके से खरीद लिया है, उसको जो मर्जी वो करवाए। ठीक है, अभी दिल्ली में मान के चलो आप सीपी चले जाओ, एक फ्लिपकार्ट की दुकान दिख जाए आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जिस कंपनी ने उसको खरीदा है उसकी मर्जी है, पूरा मैनेजमेंट उसके कंट्रोल में है। ठीक है, तो इसलिए MNCs ये करती हैं कि कौन इतने सारे चक्करों से बचेगा, जाओ पार्टनरशिप करो, फैलाओ लोगों में अपनी बातें, पहचानवाओ, अपना नाम पहचानो, नहीं, खरीद लो उसके मार्केट, उससे कस्टमर्स को अपने नाम पे कर लो। जितने उसे फ्लिपकार्ट के जितने कस्टमर्स थे आज के डेट में, जितनी फ्लिपकार्ट आज भी है, सारी खरीदारी फ्लिपकार्ट पे रोज आज भी करते हैं, और पैसे कहां जाते हैं, वॉलमार्ट के पास। क्यों, मैनेजमेंट उसके हाथ में। ठीक है, अब तीसरी ये चीज होती है कि पहली पार्टनरशिप, दूसरी खरीद लिया, तीसरी है कि ठीक है ना पार्टनरशिप करेंगे ना खरीदेंगे, हम क्या करेंगे कि डेवलप कंट्रीज में जाएंगे। डेवलप कंट्रीज जो है वो लार्ज MNCs इन डेवलप कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉलर प्रोड्यूसर्स। कि चलेगा, अब लुधियाना है ना, लुधियाना में देखोगे कि आपको फुटबॉल बनते हैं, ऐसे फुटबॉल्स बनते हैं जो इंटरनेशनल मैचेस में खेले जाते हैं, 1-1, 2-2 लाख में वो फुटबॉल्स बिकते हैं, पर बनाए जाते हैं किसके द्वारा, 500-600 रुपए में कोई लेबर, नॉर्मल लोकल प्रोड्यूसर्स जो उसे बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं कि छोटी छोटी कंट्रीज में जाती हैं, वहाँ लोकल प्रोड्यूसर्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है जो मैं चमड़े के प्रोडक्ट बनाता हूँ, छोटे से, मेरी दुकान पे आओगे ना, मैं 1000 रुपए में तुम्हें एक मस्त जूता बना के दे दूंगा।
ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल वुडलैंड है, वुडलैंड आएगी मेरे पास, बोलेगी क्या तुम चमड़े के जूते तो बनाते ही हो, 1000 रुपए में बना के बेचते ही हो, बहुत अच्छे जूते रहते हैं, क्वालिटीज तुम्हारी बहुत अच्छी रहती है जूते की, तुम बना के मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1500 रुपए दूंगा। मैं खुश हो जाऊंगा, बोलूंगा अरे यार मुझे अब बेचने की भी आवश्यकता नहीं है, ये इंसान मेरे से 1500 में जूते खरीद रहा है, मैं उसको बना के दे दूंगा। वो बंदा क्या करेगा, 1500 के जूते मेरे से खरीदेगा, उस पर अपना वुडलैंड का स्टिकर चिपकाएगा और 6000 रुपए में बेच देगा। ये हो रही है चीजें। तो ये थर्ड चीज है जिसमें एमएनसीज ये काम करती हैं कि गारमेंट्स। अब बांग्लादेश का चीज मैंने आपको बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है कि जो जारा, H&M, ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो ना महंगे महंगे, ये सब बांग्लादेश में बनते हैं। वहां पे लोकल लेबर्स जितने हैं, वहां पे जो महिलाएं हैं वो सिलाई मशीन लेके दिन दिन भर बैठे रहती हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स को सिलती है, बनाती है, और उस पर जारा अपने स्टैंप चिपकाता है और हर जगह जारा शोरूम्स में बेच देता है। 3000 4000 में एक जीन्स बेच रहा है, 500 600 लगता है उसको बनने में। ठीक है। गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शंस इन कैरिड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। These products are then sold under the brand of MNCs। ये फिर उस पर अपना ब्रांड नेम चिपकाते हैं और बेच देते हैं। ठीक है। These large MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor conditions for these distance producer। अब ये जो कंपनीज हैं, अब ये हर चीज तय करेंगी कि आपको किस हिसाब से बनाना है, क्या डिजाइन लेनी है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लेबर आपको कितने घंटे काम करने हैं। उसने बोल दिया कि ठीक है 1500 रुपए तो मैं दूंगा आपको, पर मुझे एक हफ्ते में 1000 सूट्स चाहिए, आपको जो करना है करो। ठीक है, 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे काम करना है करो, लेकिन मुझे चाहिए, नहीं तो मैं किसी और प्रोड्यूसर को जाकर ये ऑर्डर देके आ जाऊंगा। ऐसे वायलेट करती हैं ये लेबर लॉज को। ठीक है। वुमेन एट होम इन लुधियाना मेकिंग फुटबॉल्स फॉर लार्ज एमएनसी। ये जो फुटबॉल्स हैं, ठीक है, ये सारे कौन बना रहा है, वुमेन्स लुधियाना में बैठ के बना रही हैं। और ये सारे फुटबॉल्स आप जब इंटरनेशनल मार्केट में जाके देखोगे तो 50,000 60,000 1 लाख में, जो मेन इंटरनेशनल मैचेज होते हैं ना, जो एकदम लाइट फुटबॉल वेट होता है, वो सब इतने महंगे मिलते हैं। ठीक है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। हमने ट्रेड समझ लिया, मार्केट समझ लिया, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं कि ट्रेड और फॉरेन ट्रेड और मार्केट का इंटीग्रेशन कैसा था, कब से था। तो बहुत पुरानी हिस्टोरिकली आप देखोगे ना, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे ट्रेड हो रहा था। अंग्रेज इंडिया आए थे इसीलिए थे, ट्रेड करने के लिए। ठीक है। कॉलोनाइज इसलिए हमें किया ताकि वो उन्हें एक मार्केट मिल सके अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था, ऐसे सब ऊंट पे, हाथी पे, घोड़े पे, गधे पे सारा सामान लोड करते थे और इस जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है। और इस बीच में अगर कोई सामान इनका बिक गया तो पैसे मिल जाते थे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वास्को डिगामा का स्टोरी आप सबने सुना है ना। वो इंडिया आया था और जब यहाँ पे कुछ दिन रह के यहाँ से मसाले लेके गया, स्पाइसेस, और जब एक ट्रिप में, मैं एक ट्रिप की बात करता हूँ, वो बंदा यहाँ आया और एक ट्रिप कुछ मसाले लेकर वो वापस गया यूरोप, तो उसको यहाँ से 20 टाइम्स फायदा हुआ। 20 टाइम्स। इट मीन्स कि अगर वो 2000 रुपए कमाता था नॉर्मली पहले, तो अब वो कितने कमाएगा, 40,000 रुपए कमाएगा। कितना डिफरेंस है देखो। ठीक है। 2000 रुपए कमाने वाला बंदा एक ट्रिप में 40,000 रुपए कमा रहा है। तो पहले ऐसे ट्रेड होता था, वन टाइम ट्रेड। ठीक है। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये जो फॉरेन ट्रेड करके वो जा रहे थे, उसका एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है। पहला देखेंगे प्रोड्यूसर्स के लिए क्या फायदा है। प्रोड्यूसर इट मींस कि जो बना रहे हैं उनके लिए क्या फायदा है। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। फॉरेन ट्रेड आपके गली गली तक पहुंच सकता है। सिर्फ दिल्ली में आपको ज़ारा के शोरूम्स नहीं मिलेंगे, आप जाओ पटना में जाओ, आपको मिल जाएंगे। H&M पटना में भी स्टैब्लिश्ड है। ठीक है। और गनीमत की बात समझो कि कुछ दिन में आपको हो सकता है कि और छोटे सिटीज में आपको ये चीज मिल जाएगी। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो एकदम डोमेस्टिक मार्केट तक रीच कर सकते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कि सिर्फ अपने कंट्रीज में नहीं, दूसरे कंट्रीज के दूसरे लोकल मार्केट में भी बेच सकते हो आप। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। और सबसे बेस्ट रीजन प्रोड्यूसर्स इसीलिए दूसरे कंट्रीज में जाते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। बायर्स के लिए क्या फायदा है। बायर्स के लिए सबसे बेस्ट फायदा क्या है मालूम है
कि मान के चलो ना कि पहले नोकिया का फोन आता था, एक ही फोन था, सब वही चलाते थे। फिर धीरे धीरे सैमसंग आया, फिर आईफोन आया, फिर भी एक था कि यार 10,000 15,000 का फोन है, ठीक है। लेकिन जैसे ये रेडमी, जायोमी, लावा, जियोनी, ये मोटोरोला, ये सारी कंपनीज और आने लगी, तो आप देखोगे कि आपको बेस्ट टू बेस्ट ऑफ दी फोन जो है, फॉर एग्जांपल आपको फोन आजकल लेने जाते हो, क्या ढूंढते हो कि प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। प्रोसेसर 3-4 प्रोसेसर है, मीडियाटेक प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, डायमेंसिटी प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन डायमेंसिटी प्रोड्यूसर जो प्रोसेसर है, ये आपको सैमसंग के महंगे फोन में मिलेगा। रेडमी, Xiaomi के आने से आप देखो पता है क्या हुआ है, ये 8,000 के फोन में मिलने लगा है, वो भी स्नैपड्रैगन 820 हाईएस्ट मॉडल, ये आपको 8,000 10,000 के फोन में मिल रहा है। कैमराज की बात करो, आपको 5 MP 6 MP कैमरा, मेगापिक्सल कैमराज मिलते थे, अभी देखो 150 MP मिलते हैं। 50-60 MP तो ऐसे मजाक मजाक में 5,000 के फोन में मिल जाता है। तो बैटरी चाहिए होती है अच्छी, 5,000 mAh की बैटरी नॉर्मली आपको हर फोन में नहीं दिखेगी, अगर तो आप नहीं खरीदोगे। इतनी 5,000 mAh की बैटरी की वैल्यू हो गई है। पहले महंगे से महंगे फोन में 3,000 mAh मिलती थी। कहीं कहीं पे अगर किसी ने मोटोरोला का कोई फोन होता है जो 7,000 mAh बैटरी उसने दे दी अगर, तो मतलब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि यार बहुत लंबा बैटरी चलेगा मेरे फोन का। तो इन सब का क्या मतलब हुआ? इन सब का मतलब ये हुआ कि बायर्स को ना क्वालिटी मिलती है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा ना, क्वालिटी इंप्रूव होगी। हर इंसान मार्केट में रहने के लिए क्या करेगा? अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, और अपनी क्वालिटी को जब इंप्रूव करेगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? बायर्स को मिलेगा। जो बंदे पैसे लेके उस चीज को खरीद रहे हैं उसको मिलेगा फायदा। तो imports of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced। कि फॉर एग्जांपल पहले इंडिया में धोती कुर्ता पहनते थे, धीरे धीरे थोड़ा और कोई कपड़े का चॉइस ही नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे अब जीन्स आने लगा, टी शर्ट आने लगा, अभी देखो शेरवानी आने लगी। इतनी अलग अलग वैरायटीज के आगे कि आप आजकल शादी में भी जाओगे ना, कभी सोच रहे हो कि शादी में जाना है, तो सिर्फ आपके पास शेरवानी का ऑप्शन नहीं है। आप कोट पैंट पहन सकते हो, आप नेहरू जैकेट पहन सकते हो, ठीक है। बहुत अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्लोथ्स आ गए हैं। ये वैरायटीज ऑफ क्लोथ्स कहां से आए हैं? ठीक है, वैरायटीज ऑफ ब्रांड्स कहां से आए हैं? जब फॉरेन जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज आपके कंट्री में आके स्टैब्लिश्ड हुई हैं। कंपटीशन अमंग्स द प्रोड्यूसर्स रिड्यूसेस द प्राइस एंड क्वालिटी इंप्रूव्स। कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, ऑटोमेटिकली क्वालिटी इंप्रूव करेगी और इसका फायदा आपको बायर्स को ही मिलेगा। फॉरेन ट्रेड thus results in connecting the market और integration of markets in different cities। ठीक है, अब फॉरेन ट्रेड का सबसे बेस्ट एग्जांपल चाइना का टॉय, चाइनीज टॉयज इन इंडिया। ठीक है, चाइनीज टॉय, अब अभी ये थोड़ा बहुत बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत की, या चाइनीज चीज को बॉयकॉट करो, पर ईमानदारी से अपने ऐसा दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, या मान के चलो तुम्हारा छोटा सा भाई बहन है, ठीक है, तुम मार्केट में जा रहे हो और 3 टॉयज तुमको दिखते हैं, 3 छोटे छोटे खिलौने दिखते हैं। बंदर है, एक बंदर चुपचाप ऐसे करके बस बैठा हुआ है, दूसरे बंदर में बगल में स्विच लगी हुई है, वो चाबी घुमाओगे ना तो वो ऐसे डमरू बजाने लगेगा, और तीसरे बंदर में ऐसे ऐसे चाबी घुमाओगे, स्विच दबाओगे तो वो जंप करने लगेगा, उसमें लाइट्स निकलने लगेंगी, वो अंदर से आवाजें निकालने लगेगा, जो बोलोगे आवाजें निकालने लगेगा। और तीनों का प्राइस है सेम, कौन सी कर दोगे? ऑब्वियस सी बात है वैसी जिसमें से लाइटें निकल रही हैं, अंदर से आवाजें निकाल रहे हैं वो, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स चाइनीज है, वो प्रोडक्ट्स इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इसलिए है क्योंकि वो किसी दूसरे फॉरेन कंट्री से आई है, वहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, इसीलिए उसका कॉस्ट बहुत ही कम है, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट है या क्या कौन सी प्रोडक्ट है, तो आप बेस्ट जाओगे ना कि यार सेम प्राइस में नॉर्मल बिना बोलता हुआ बंदर क्यों लूं मैं, उससे बेटर है कि मैं उस वाले टॉय को लूंगा। तो चाइनीज टॉय जब इंडिया में आते हैं तो उसने 2 बहुत बड़ी बड़ी चीजें की। पहली, टॉयज वेयर सोल्ड बाय द डोमेस्टिक। पहले क्या होता था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो बनाते थे छोटी मोटी ऐसे हाथ से बना दिया टॉयज, उन्होंने बेच दिया मार्केट में, प्राइस जो उनको लगता था 100 रुपए, वो 100 रुपए उन्होंने ले लिया। चाइनीज मैन्युफैक्चरर स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टॉयज इन इंडिया, और इनके सारे टॉयज हमेशा लो प्राइस पे रहते थे। क्यों? इनके पास बहुत बड़ा फैक्ट्रीज, इनके पास बहुत अच्छी अच्छी एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, फैक्ट्रीज इतनी अच्छी मशीनें हैं, लेबर बहुत सस्ता है,
पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था इनका। तो सेम चीज में क्या हो गया इनके साथ में, इनको बहुत कम पैसे लगते थे वो चीज बनाने में, वो टॉय, ठीक है। और वहीं जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इंडिया में बनाते थे उनके बहुत हाई प्राइसेस होते थे। बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन टू चूजिंग बिटवीन इंडियंस एंड चाइनीज टॉयज। पहला, चीपर प्राइस एंड न्यू डिजाइन, ठीक है। पहला चीज उन्होंने देखा कि सस्ते प्राइस भी है और न्यू डिजाइन ऑफ टॉयज भी है। दूसरा, चाइनीज टॉय बिकम्स मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट बिकॉज कि वो थोड़े इनोवेटिव होते थे, नए होते थे, बच्चे को मतलब ऐसे खेलने में लगेगा कि यार मस्त खेल रहा है। तो इससे आगे में ये फायदा हुआ कि हमारे बायर्स को, जो बंदे यहाँ पे खरीद रहे कस्टमर्स है, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि क्वालिटी मिल रही है, न्यू डिजाइन मिल रहे हैं, सस्ते दामों पे मिल रहा है। तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे यहाँ पे, इनको नुकसान होने लगा। इनको नुकसान क्या होने लगा कि इनकी मार्केट हो गई ठप। चाइनीज टॉयज की कंपनीज आके यहाँ पे इंडिया में उन्होंने क्या कर दिया कि सारी की सारी चीजों पे अपना हस्तक्षेप पूरा एक्वायर कर लिया, पूरी चीजों को। ये एग्जांपल है आपको फॉरेन ट्रेड का दूसरे कंट्रीज में। तो एमएनसीज इन्वेस्टिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड प्लस फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। जब इन दोनों चीजों को हम एड अप कर देते हैं तो पता है क्या बनता है, इसी चीज को बोलते हैं, यही दोनों चीज एजेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। यही दो चीज जो है वो ग्लोबलाइजेशन को आगे प्रमोट कर रहे हैं, एक एमएनसीज, दूसरी फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। अब इन दोनों चीजों से हम क्या निकालते हैं, पहली कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है। जब ये दोनों चीज बढ़ेगा ना तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज होगा, कि हर मार्केट आपस में इंटीग्रेट कर जाएगा। यूएसए का मार्केट भी, अब बर्गर है ना, इंडिया में बर्गर खा रहे हो, ठीक है, इंडिया की थोड़ी ये प्रोडक्ट है वो। अब देखो बासमती चावल यूएसए में बैठ के खा रहे हैं लोग, बासमती चावल वहां उपजाई ही नहीं जा सकती है, ठीक है। तो मार्केट इंटीग्रेट हो गया ना ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। जीन्स पहन रहे हो यहाँ पे, धोती कुर्ता हमारा नॉर्मली, इंडिया की नॉर्मली क्या है, बेसिक कॉस्ट्यूम क्या है, धोती कुर्ता है, हमेशा धोती कुर्ता पहनते आए हैं, जीन्स पहन रहे हैं, कोट पैंट पहन रहे हैं। तो मार्केट का इंटीग्रेशन हुआ और उसके साथ साथ प्रोडक्शन का भी इंटीग्रेशन हुआ। इट मींस कि जो चीज पहले यूएस में बनती थी अब इंडिया में भी बन रही है। इंडिया में जो चीज उपजाई जाती थी, बासमती राइस, हल्दी, हल्दी यूएसए में नहीं होती है, ठीक है, मतलब उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती, अलग हमारा खुद का हल्दी का अलग बेस है। अब हल्दी जो है यूएसए में भी जा रहा है, वहां पे भी लोग खा पी रहे हैं। प्रोडक्शन भी वहां पे, प्रोडक्शन का भी इंटीग्रेशन हुआ, मार्केट का भी इंटीग्रेशन हुआ, तब जाके अभी ग्लोबलाइजेशन बना। तो हम सारी चीजों को जब ऐड करेंगे ना तो क्या बनेगा पता है, ग्लोबलाइजेशन का एक डेफिनेशन बनेगा। और वो क्या है डेफिनेशन, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ये पूरी की पूरी आपकी डेफिनेशन बन जाएगी ग्लोबलाइजेशन की, कि एक प्रोसेस है जो कि बहुत जल्दी हर कंट्रीज को इंटीग्रेट कर रहा है, हर मार्केट को इंटीग्रेट कर रहा है और हर प्रोडक्शन यूनिट्स को इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन को एज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन का बैकग्राउंड समझ लिया हमने, अब ग्लोबलाइजेशन पहुंच चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन एज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या है, कि ग्लोबलाइजेशन आने से वर्ल्ड जो है ना वो एक दूसरे से क्लोज आ रहा है। वर्ल्ड जो है गांव की तरफ, ग्लोबल विलेज बन गया है, आपस में सब एक दूसरे को फोन करके बात कर लेते हैं, ठीक है। आपस में कुछ खरीदना होता है तो 3 घर जाके ले आए, 3 घर का मतलब है चाइना, ठीक है। तीसरे घर में चाइना रहता है, 5वें घर में यूएसए रहता है। मुझे कुछ सामान चाहिए, 5वें घर से सामान मंगा लूंगा, यूएसए से सामान मंगा लूंगा, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ बहुत आसान है। टेक्नोलॉजी चाहिए फट से मंगा लो यूएसए से, जो टेक्नोलॉजी चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करवाना है, किसी भी यूएसए को बोलो, लंदन को बोलो कि इन्वेस्टमेंट कर दो मेरे यहाँ पे, कर देगा वो, अच्छी प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो। मूवमेंट्स करवाने आपको खुद से, मतलब नॉर्मल, मैं सरकारों की बात, कंपनीज की बात कर रहा था इतने देर से, एमएनसी सरकार ये वो, मुझे अगर आईफोन चाहिए मैं आराम से मंगवा सकता हूँ, ठीक है, यूएसए से, तो कस्टम ड्यूटीज देना पड़ेगा। उसके बाद मूवमेंट ऑफ पीपल भी होने लगा ना, देखो कितनी आसानी से लोग यहाँ से यूएसए जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। वीजा H1 वीजा, H1B वीजा, H1C वीजा लगते हैं वहां पे, आराम से आप यूएसए चले जाओ, काम कर लो। मालदीव चले जाओ छुट्टी मनाने के लिए, ठीक है। फिजी आइलैंड चले जाओ छुट्टी मनाने के लिए, सिसिली आइलैंड इटली के पास में, वहां चले जाओ छुट्टी मनाने के लिए। तो पीपल्स भी आराम से मूव कर पा रहे हैं ना, आना जाना, ऐसा दिन भर में कितने लोग घूमते फिरते पता ही नहीं चलता है, ठीक है। अब क्यों, ठीक है, पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स एंड बेटर एजुकेशन।
अब रिसेंटली अभी यूक्रेन वॉर वगैरह आपने सुना होगा न्यूज में, रशिया यूक्रेन, तो बहुत सारे डॉक्टर फंस गए थे वहां पे यूक्रेन में। इंडिया वालों ने बुलाया कि अब मेरे डॉक्टर्स को वापस भेजो। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो वहां पे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, मतलब मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में जाके कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? बेटर एजुकेशन, बेटर जॉब एंड बेटर इनकम के लिए ये लोग दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए। ठीक है, however there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं? पहली चीज कि टेक्नोलॉजी, कि अगर हमारे पास आज के डेट में फोन है, ठीक है, फोन एक टेक्नोलॉजी है। हमने देखा कि यार क्या मस्त एक कोई बंदा है जो गया है घूमने के लिए और उसने फोटोज डाली है और क्या मस्त सीनरी है वहां पे। ठीक है, या वो बंदे की मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाऊंगा, मैंने स्क्रॉल किया तो मुझे पता चला कि वो इंडिया में किसी शारदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन उसको यूएस में जॉब लग गई है। ठीक है, और क्या मस्त रोज सेल्फी लेता है, रोज कोट पैंट में फोटोज डालता है, क्या उसकी मस्त लाइफस्टाइल चल रही है। मैंने जब ये चीज देखी तो मुझे लगा यार शारदा यूनिवर्सिटी से तो मैं भी पास आउट हूं, मैं क्यों नहीं यूएस जा सकता हूं। तो इसके कारण से मैंने क्या सोचा कि अब मैं भी जाऊंगा वहां पे। दूसरी चीज कि मैंने देखा कि यार चाइना में एक ऐसा चश्मा आया है, लेंसेज है, जो आप लेंस ऐसे लगा लोगे ना यहाँ पे, तो बस ऐसे ब्लिंक करोगे तो फोटोज क्लिक कर जाएंगे वो। ठीक है, मैंने ये भी इंस्टाग्राम पे देख ली, अब मुझे चाहिए वो लेंसेज। मैंने वो कंपनी सर्च की नेट पे, चाइना में देखा वो प्रोडक्ट वो डिलीवर कर रहे हैं alibaba.com। alibaba.com से मैंने ऑर्डर किया, वो परसों मेरे पास पहुंच गया। तो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे जिस तरीके से मूवमेंट ऑफ पीपल करवा रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स भी करवा रहा है, और इसका रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कि ग्लोबलाइजेशन अगर इतनी भारी मात्रा में बढ़ रहा है, कोई तो होगा इसको रोकने वाला, कोई तो होगा जो इंसान बोला होगा कि यार पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है। यहां पे एक वर्ड आता है जिसका नाम है लिबरलाइजेशन। ठीक है, पहले थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाया करती थी कंट्रीज, थोड़ा सा अपने आप को क्लोज रखती थी, ओपन नहीं रखती थी। फिर एक न्यू टर्म आता है जिसमें लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा छूट दो यार, लिबरल हो जाओ, इतना क्या रोक के रखे हो। तो लिबरलाइजेशन जब किसी भी कंट्रीज, किसी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया करना, तो आप देखोगे कि फ्रीडम इन लोगों को मूवमेंट ऑफ गुड्स में भी आने लगा और मूवमेंट्स ऑफ पीपल में भी आने लगा। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन, इन दोनों में जो डिटेलिंग है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे हमें ग्लोबलाइजेशन इनेबल करवाती है, किस तरीके से लिबरलाइजेशन हमें ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करवाती है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।